मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को पानी से बार बार धोएं। और खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना, हृदय रोग अस्पताल और गिरनार रोपवे का किया शुभारंभ। कहा, ये तीनों गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक। कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए अनेक कदम उठा रही है सरकार। बिहार चुनाव के पहले दौर के लिए सभी पार्टियों का प्रचार चरम पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कई जनसभाएं। आरजेडी और आरएलएसपी ने जारी किया घोषणा पत्र। देश भर में अब तक 70 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ, रिकवरी दर करीब 90%। कोरोना सक्रिय मामलों में भी लगातार गिरावट का रुख। केंद्र ने मोरेटोरियम अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर माफ किया ब्याज पर ब्याज। वित्त मंत्रालय ने कर्ज पर ब्याज छूट को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सुख, शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के विकास के लिए 3 अहम परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों परियोजनाएं गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आणंद और गिर सोमनाथ को शामिल किया गया है। बाकी जिलों को सिलसिलेवार तरीके से 2023 तक कवर किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सूर्योदय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। उन्होंने कहा कि भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में आज दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो,
किसान को खेती करने में मुश्किल ना हो, इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत किसानों, किसान उत्पादक संघ, एफपीओस, कोऑपरेटिव्स, पंचायतों, ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने में सहायता दी जा रही है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजली खेतों में पैदा होगी, उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी पाएंगे। देश भर में करीब 70.5 लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई की सहूलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है। उन्होंने पानी की बचत करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग चिकित्सा संस्थान यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही जूनागढ़ में गिरनार पर्वतीय रोपवे की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में यूएन मेहता हृदय रोग विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया। अस्पताल में 470 करोड़ रुपए की लागत से नई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी 450 से बढ़ाकर 1251 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में सर्वोदय के साथ ही आरोग्योदय भी हो रहा है। बदलती लाइफस्टाइल के कारण हार्ट से जुड़ी समस्या को हम देख रहे हैं, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, छोटे बच्चों में हो रही है। ऐसे में ये अस्पताल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2 दशकों में गुजरात ने आरोग्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। चाहे वो आधुनिक अस्पतालों का नेटवर्क हो, मेडिकल कॉलेज हो या हेल्थ सेंटर्स हो, गांव-गांव को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया गया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं, उनका भी लाभ गुजरात को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। गुजरात को तीसरा उपहार मिला जूनागढ़ में गिरनार पर्वतीय रोपवे के रूप में। इस परियोजना में कुल 25 केबिन हैं। ये रोपवे 900 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर लंबा है। इस रोपवे से प्रति घंटे 800 यात्रियों और प्रतिदिन 8000 यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजना से लोगों को सुविधा मिलेगी, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। आस्था के स्थलों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगह हैं जिनकी क्षमताएं अद्भुत है। अभी आपने भी देखा है कि द्वारका के पास शिवराजपुर समुद्री बीच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ऐसे स्थलों को विकसित करने पर वहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लाएंगे। आप देखिए, सरदार साहब को समर्पित
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अब कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क का उपयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित रहे। और अब बात बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक रोजाना कई जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय, खगड़िया और वैशाली समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया और लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने बीते 5 साल में बिहार के विकास के लिए कामों और उपलब्धियों को गिनाया। 1 महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में जाते हैं। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। पहला 5 साल किया, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल। कितना सड़क का निर्माण हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानूनों के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज मंडी के अलावा कहीं भी बेचने की सुविधा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का बिहार चुनाव किसी प्रतिनिधि या उम्मीदवार का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को तय करने का चुनाव है। इधर आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें आरजेडी ने बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया। इसके अलावा पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। घोषणा पत्र के मुताबिक सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा। सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लाने और सरकारी नौकरियों के 85% पद प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने की बात कही गई। किसानों की कर्ज माफी, स्मार्ट गांव को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। आरजेडी का ये घोषणा पत्र महागठबंधन के घोषणा पत्र से अलग है। वहीं ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरएलएसपी का वचन पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में आरएलएसपी ने प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए 25 वचनों की सूची जारी की है। पार्टी ने गरीब घर के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार में 5 नए विद्यालय खोलने समेत कई वायदे किए। इसके अलावा पार्टी ने युवा आयोग का गठन करने, मनरेगा की तर्ज पर कृषि रोजगार योजना लागू करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और बाल्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी वचन पत्र में शामिल किया है। पहले चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो जाएगा। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे को सही ठहराया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई भी पार्टी ये घोषणा कर सकती है कि सत्ता में आने पर वो क्या करेगी। It is a manifesto announcement. A party can announce what it wants in terms of when it comes to power, what it would do. And that's exactly what it is announced. It is part of a manifesto promise. Every political party, when it releases its manifesto, does state what it wants to do for its state. Health is a state subject, and it can obviously pick up on things which it wants to do. So it's perfectly in order, I would think. और इससे पहले निर्मला सीतारमण ने बिहार निवासी 6 साल की अबोध बच्ची के साथ पंजाब में हुई रेप और हत्या की वारदात को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में दुष्कर्म की शिकार बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि दुष्कर्म की किसी भी घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। Let me first hurry and hasten to say, rape should not be politicized. No rape should be politicized. It's despicable that
rapes happen and justice is delayed in some cases. And all political parties together will have to make sure that the system responds speedily and justice is delivered in time. और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। वहीं देश भर में अब तक 70 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी दर बढ़कर 90% के करीब हो गई है। हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। लगातार दूसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे रही। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,80,680 है, जो कुल मामलों का 8.71% है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 53,370 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 78,14,682 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.78% हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 67,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 70,16,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 650 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 1,17,956 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 12,69,479 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 10,13,82,564 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 संकट के चलते रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गई मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशा निर्देश को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी। ये राहत इस सीमा के तहत आने वाली सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से 6 महीने की मोहलत यानी कि मॉरेटोरियम का विकल्प चुना हो या नहीं। ये लाभ 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के लिए है। अगर किसी का लोन 2 करोड़ रुपए तक का है और उसने मॉरेटोरियम का फायदा नहीं उठाते हुए लगातार EMI जमा की है तो उसे कैशबैक का लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर आपने भी लोन मॉरेटोरियम के दौरान किस्त चुकाई है तो आपको बैंक कैशबैक देगा। कोरोना के मद्देनजर करदाताओं को आ रही परेशानियों के मद्देनजर आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख फिर से बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है, उनके लिए RTR दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के RTR भरने की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया था। वित्त वर्ष 2018-19 का GST रिटर्न भरने की समय सीमा भी 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीआईसी ने कहा है कि अब 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। सरकार ने इससे पहले जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया था। दशहरे के मौके पर जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं। आज सुखना मिलिट्री कैंप पहुंचने पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री की अगुवाई की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा क्षेत्र में अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा एलओसी पर शस्त्र पूजा आयोजन में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन्हें सीमा सड़क संगठन ने तैयार किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। आईटीबीपी के हिमवीर आज सीमा सुरक्षा से लेकर आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा समेत कई मोर्चों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी जवानों के अदम्य जज्बे को सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये जवानों की वीरता और दृढ़ संकल्प है कि वो चुनौतियों के सबसे कठिन दौर को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। आपदा के समय आईटीबीपी के मानवीय प्रयासों पर हमें उतना ही गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी एक असाधारण बल है जो अपनी दृढ़ता, धैर्य और साहस के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत एक होस्टाइल नेबरहुड से घिरा हुआ देश है। हमारा शत्रु हर समय किसी न किसी प्रकार की बाधा डालकर तेज गति से होते हुए हमारे देश का आर्थिक विकास को रोकना चाहते हैं। जब आप शत्रु के इस प्रयासों को विफल करते हो तो आप यहाँ इंश्योर करते हैं कि देश की इकोनॉमी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सही दिशा में और तेज गति से बढ़े। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर चीनी आक्रमण के मद्देनजर की गई थी। आज आईटीबीपी के जवान आतंकवाद रोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा में भी जुटे हैं। विश्व आज 75वां संयुक्त राष्ट्र दिवस मना रहा है। आज के दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति और आपदा राहत के कार्यों के लिए फंड के साथ सैनिक और समय पर योगदान देने वालों में से एक रहा है। जनवरी 2021 में भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। भारत पहले भी 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। इस मौके पर अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि कोविड-19 से लेकर आपात जलवायु स्थिति तक दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे वैश्विक एकजुटता और सहयोग से ही निपटा जा सकता है। When the pandemic hit, I called for a global ceasefire. In our world today, we have one common enemy, COVID-19. Now is the time for a stepped-up push for peace to achieve a global ceasefire. The clock is ticking. And we must also make peace with our planet. The climate emergency threatens life itself. We must mobilize the whole world to reach carbon neutrality, net zero emissions of greenhouse gases by 2050. भारत ने संयुक्त राष्ट्र दिवस के 75वें वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया। स्मारक डाक टिकट विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जारी किया। भारत ने कहा कि विश्व को संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप में सुधार की जरूरत है। इस बार भारत अपने इस कार्यकाल के लिए काफी अहम योजनाएं बना रहा है। और अब बात शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्र की।
देश भर में आज विधि विधान से दुर्गा पूजा की गई। महाअष्टमी के मौके पर घरों में पूजा करने के साथ श्रद्धालुओं ने मंदिर जाकर भी मां दुर्गा की पूजा की, तो कई जगहों पर महानवमी का भी पूजन कर व्रत अनुष्ठान पूरा किया गया। दिल्ली, वाराणसी और जम्मू समेत विभिन्न शहरों में दुर्गा पूजा की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग मां की पूजा के लिए मंदिरों में जाते हुए भक्ति में डूबे सराबोर लोग आज महाअष्टमी के मौके पर अपने घरों से निकले। बहुत से लोगों ने घरों में भी पूजा की और ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली, वाराणसी और जम्मू से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा पूजा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर हम सबको नारियों के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मेरी कामना है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रार्थना करता हूं कि मां दुर्गा हम सभी को अपना शुभाशीष प्रदान करें, हम समाज को कुवृत्तियों से मुक्त करने का नव संकल्प लें, देश और समुदाय में स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली का परिवेश बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। नवरात्रि में आज के दिन दुर्गाष्टमी की अधिष्ठात्री देवी महागौरी की विधि विधान से पूजा होती है। मेरी कामना है कि माता महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन तेज और ओज से परिपूर्ण हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दशहरे की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि देश भर में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के रूप में समाज की कुवृत्तियों के विनाश का उत्सव है। ये त्योहार हमें भगवान राम के मर्यादापूर्ण जीवन की याद दिलाता है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा हैं और धर्म, सत्य, न्याय, दुर्गा पूजा, आयुध पूजा, शमी पूजा, गौरी पूजा, रावण के पुतले का दहन, बथुकम्मा और सरीमनु सहित विभिन्न उत्सव इस पर्व के हिस्से हैं। दशहरा परिजनों और स्वजनों से मिलने और उत्सव मनाने का अवसर देता है, लेकिन इस साल कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण मैं सभी नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि वे स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल और निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए दशहरे को पारंपरिक श्रद्धा के साथ सादगी से मनाएं। ये त्योहार राष्ट्र में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे ये अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।